तो साथियों, अब हमें जो डिस्कस करना है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसको आप कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो खंड ख को डिस्कस करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न को। और दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आंसर आपको करना है, यानी जो प्रश्न का उत्तर आपको देना है, वो 60 से 80 शब्दों में देना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहां पर जो प्रश्न का उत्तर देना है, नोट करके ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में, 60 से 80 शब्दों में देने हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि देखो, जब भी इस तरीके का वर्ड लिमिट दिया हो, यानी शब्द सीमा दी गई हो, तो कोशिश ये करिए कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें। तो कोशिश आपको ये करनी है कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें। अगर 60 से 80 शब्द का है तो कोशिश करिए कि आप 60 से 80 शब्दों में ही आंसर दें। ऐसा कुछ नहीं कि 60 से 80 शब्द के ऊपर आपने आंसर देना शुरू कर दिया, या 30 शब्दों में दे दिया, या 100 शब्दों तक ले गए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। इससे फिर एग्जामिनर यानी जो आपका परीक्षक होगा, उस पर प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ आप दोस्तों ध्यान रखिए कि इससे फिर आपको नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 22A। तो प्रश्न संख्या 22A की पुरातात्विक विवरण सत्ता के केंद्र के अस्तित्व के विषय में कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। हड़प्पा के संदर्भ में सिद्ध करने के लिए उपयुक्त उदाहरण दीजिए। यानी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कोई सत्ता का केंद्र नहीं था, यानी कोई सेंटर ऑफ पावर नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता में कोई सत्ता का केंद्र नहीं था, इसका आपको उदाहरण देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि इसका मैं आपको बताता हूं कि आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर जो है वो प्रश्न संख्या जो है वो 22A है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यह है प्रश्न संख्या 22A। तो इसका हम लोग उत्तर में किस तरीके से लिखेंगे, तो उत्तर संख्या जो है वो 22A है। किस तरीके से लिखना है वो समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले बात करें कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, ये सत्ता के केंद्र के बारे में कोई विशिष्ट कोई जानकारी नहीं देते। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, या हड़प्पाई सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में सत्ता के केंद्र के बारे में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं करते। अब सत्ता के केंद्र के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं प्रस्तुत करते? तो इसका पहला है दोस्तों कि यहां पर किसी भी प्रकार के राजप्रासाद के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इसका जो कारण है, मैं आपको कारण बताता चलता हूं पॉइंट वाइज। आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में महल का प्रमाण नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में भाई कोई महल का प्रमाण नहीं मिला, यानी जब महल का प्रमाण नहीं है तो सत्ता का केंद्र में कौन होगा? राजा होगा। अब राजा कहां रहेगा? महल में। तो कोई महल का प्रमाण ही नहीं मिला है, तो सीधी सी बात है कि कोई सत्ता का केंद्र नहीं होगा। दूसरा, कोई राजकीय
राजकीय कब्र या राजा के कब्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कोई ऐसा कब्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसको हम कह लें कि राजा का कब्र होगा। जैसे आप मिस्र में देखते हैं पिरामिड हैं, और पिरामिड में जो आप देखेंगे कि जो राजा जिनको दफन किया गया था उनके साथ कई सारी जो चीजें दफन की गई थी, सोने चांदी की, उनके उपयोग की वो सारी चीजें। तो ऐसा कोई हड़प्पा सभ्यता में प्रमाण नहीं मिलता कि यहां पर कोई राजकीय कब्र या राजकीय कब्र या राजा के कब्र की कोई का प्रमाण नहीं मिलता। तीसरा, राजा का भव्य राजप्रासाद का प्रमाण नहीं मिलता। तो राजा का कोई भव्य राजप्रासाद का प्रमाण नहीं मिलता, यानी कोई भव्य ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं मिलता, कोई स्थल नहीं मिलता जिसको हम कह लें कि कोई भव्य स्थल नहीं मिलता। तो राजप्रासाद, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि राजप्रासाद जैसा कोई भव्य स्थलाकृति प्राप्त नहीं हुई। तो राजप्रासाद जैसा कोई भव्य स्थलाकृति प्राप्त नहीं हुई, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। यहां तक है। हालांकि दोस्तों आप देखोगे, हालांकि जो नगर निर्माण दूसरा ईंटों की बनावट, तीसरा नगर निर्माण ईंटों की बनावट, तीसरा आप कह सकते हो कि जो मनके मिले हैं, जो मनके प्राप्त हुए हैं उनमें एक रूपता देखने को मिलती है। तो जो मनके प्राप्त हुए हैं उनमें एक रूपता देखने को मिलती है कि जैसे नगर निर्माण एक जैसा आपको दिखेगा, या जो ईंट होगा वो 4:2:1 के 4:2:1 के रेशियो में है। इसके अलावा जो मनके मिले हैं उनमें एक रूपता देखने को मिलती है। इससे ये पता चल सकता है कि यहाँ पर एक केंद्रीय प्राधिकार था लेकिन केंद्रीय सत्ता नहीं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ केंद्रीय प्राधिकार था, केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय प्राधिकार था, केंद्रीय सत्ता नहीं थी। साथ ही साथ दोस्तों वृहद विशाल स्नानागार और अन्नागार का प्रमाण, साथ ही साथ विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, स्नानागार और अन्नागार का जो प्रमाण है ये क्या बताता है? तो ये स्नानागार और अन्नागार का प्रमाण बताता है एक नागरिक प्रशासन को, ना कि राजकीय, एक नागरिक प्रशासन को बताता है। प्रशासन को बताता है, ना कि केंद्रीय सत्ता को।
तो ये नागरिक प्रशासन को बताता है, ना कि केंद्रीय सत्ता को। तो ये दोस्तों आपको ये सारे के सारे बिंदु लिखने होंगे जब आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आराम से 60 से 80 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। बस मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए हैं कि जिस बारे में आपको लिखना है, बस इन्हीं पॉइंट के इर्द गिर्द आपको अपने शब्दों में उत्तर को लिखना है। और जैसे आप इन सारे पॉइंट्स को सम्मिलित करके अपने उत्तर में लिखेंगे, निसंदेह आपको परीक्षक अच्छे अंक देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में सत्ता का केंद्र क्यों नहीं था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22B कि सिद्ध कीजिए कि हड़प्पा वासियों के पहुंच विश्व के विभिन्न स्थलों तक थी। तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए हड़प्पा वासियों की पहुंच विश्व के विभिन्न स्थलों तक थी। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपने उत्तर संख्या 22B पर। उत्तर 22B, उत्तर संख्या 22B पर। ठीक है, कि हड़प्पा वासियों की जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो पहुंच थी वो विश्व के विभिन्न स्थलों तक थी। इसका प्रमाण हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों पर मिलता है। तो हड़प्पाई लोगों की पहुंच विश्व के विभिन्न स्थलों या स्थानों तक थी। इसका प्रमाण हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्यों से पता चलता है। कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पहुंच विश्व के विभिन्न स्थलों तक थी। इसका पहचान हमें पुरातात्विक और हड़प्पाई साक्ष्य दोनों से होता है। अब कैसे होता है वो देख लो। अब ये कैसे होता है या किस प्रकार से होता है, ये देखो। सबसे पहला दोस्तों आप देखोगे कि मेसोपोटामिया की हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि वर्तमान में है इराक, मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। और दूसरा है, ये तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, इसी में आप साहित्यिक साक्ष्य के बारे में भी लिख सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलहुआ बुलाया जाता था। तो मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलहुआ बुलाया जाता था। इसके अलावा मनके
और मृदभांड, मृदभांड ओमान, मनके और मृदभांड दोस्तों आप देखोगे कि ओमान और बहरीन से प्राप्त हुए हैं। ओमान और बहरीन से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे इसके अलावा लाजवर्द बनी, इसके अलावा लाजवर्द मिला है बदख्शां से, लाजवर्द बदख्शां से। तांबा जो प्राप्त हुआ है, तांबा कहां से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तांबा जो है वो ओमान से मिला है, ओमान से। साथ ही साथ जो सीप की वस्तुएं, तटीय क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। तो जो सीप की वस्तुएं हैं भाई वो देखना कि तटीय क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इससे ये पता चल जाता है कि इनका व्यापारिक संबंध बाहरी विश्व के अन्य स्थलों से था। तो इससे पता चलता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध था विश्व के अन्य स्थलों के साथ था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखोगे तो साथ ही साथ आप देखोगे कि जो लोथल में मिला है बंदरगाह, लोथल में जो ज्वारीय बंदरगाह की प्राप्ति हुई है जो कि भोगवा नदी के तट पर था। इससे पता चलता है कि इनका जो जल मार्ग से विश्व के अन्य देशों के साथ भी संबंध था। तो जल मार्ग से अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध, अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो यहां तक भाई बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, यहां तक भाई सबको बात समझ में आ गया। तो देखो यहां पर आप आराम से इसको आप अपने शब्दों में लिखोगे तो ये 60 से 80 शब्द में बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। तो यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप इनको 60 से 80 शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहां तक भाई सब हो गया। मैंने आपको यहां सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए। इसी की मदद से आप आराम से अपना अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 20वीं सदी में महाभारत के संकलन में विभिन्न चरणों का वर्णन करें, किन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करें। तो 20वीं सदी में महाभारत के संकलन के विभिन्न चरणों का वर्णन करें और किन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करें। यानी प्रश्न संख्या 23 में कि विभिन्न चरणों की चर्चा करते हुए 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया उत्तर 23। उत्तर जो हो गया वो हो गया 23। अब देखो यहां पर आप लिख सकते हैं कि जो महाभारत की जो रचना हुई वो विभिन्न चरणों में जो कि विद्वानों के द्वारा
या 20वीं सदी के विद्वानों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया, 20वीं सदी के विद्वानों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि महाभारत की रचना के विभिन्न चरण या आयाम थे। महाभारत की रचना के विभिन्न चरण और आयाम थे, यानी महाभारत एक बार में नहीं लिखी गई, कई चरणों में महाभारत की रचना हुई, कि महाभारत एक बार में नहीं लिखा गया, कई चरणों में महाभारत की रचना हुई। अब देखो, सबसे पहला दोस्तों, अब इसमें किसी तीन पर चर्चा करना है, तो यहां पर किन्हीं तीन पर चर्चा करना है, यानी किन्हीं तीन आयाम पर चर्चा करना है, ये समझ लेना कि किन्हीं तीन आयाम पर चर्चा करना है। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों ध्यान रखना कि जो मौखिक की सूतों के द्वारा या सारथियों के द्वारा जो मौखिक विवरण दिया गया, सूत या सारथियों के द्वारा, सारथी द्वारा मौखिक विवरण दिया गया योद्धाओं का। क्योंकि देखोगे दोस्तों कि जो सूत होते थे या सारथी होते थे, वही योद्धा के रथ को लेकर के युद्ध के मैदान में जाते थे, और जहां पर उन्होंने योद्धा के पराक्रम को देखा तो उसका उन्होंने मौखिक विवरण दिया। तो जब उन्होंने योद्धा के कि जो उन्होंने योद्धा का जो मौखिक विवरण दिया, योद्धाओं का विवरण दिया या योद्धाओं के पराक्रम का, योद्धाओं के पराक्रम का जो उन्होंने मौखिक विवरण दिया। इसके बाद दोस्तों कि इन मौखिक विवरणों को, इन मौखिक विवरणों को बाद में, इन मौखिक विवरणों को बाद में लिपिबद्ध किया गया, बाद में ब्राह्मणों द्वारा लिपिबद्ध किया गया। इन मौखिक विवरणों को बाद में ब्राह्मणों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया, जो कहानियों में और कहानियों में किया गया, कथानकों और उपदेशों में। तो कथानकों में और उपदेशों में इनको लिपिबद्ध किया गया। साथ ही साथ जो धार्मिक
और दार्शनिक बातें, धार्मिक और दार्शनिक बातें जैसे जैसे भागवत गीता, भागवत गीता को बाद में, भागवत गीता जैसे, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, धार्मिक और दार्शनिक आख्यान जैसे भागवत गीता, जैसे भागवत गीता को बाद में जोड़ा गया, और इसके बाद ये अपने वर्तमान रूप में, और इसी वजह से, और इसके बाद जो ग्रंथ अपने वर्तमान रूप में आया, तो इसके बाद ग्रंथ अपने वर्तमान रूप में आया। तो अब इस तरीके से भी दोस्तों इसको लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, जिससे आपका यहां तक भाई सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बस इसी को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते चलना होगा। देखो यहां मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, और करना आपको क्या है, बस इसको अपने शब्दों में लिख देना है। तो यहां पर बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मैंने मोटा मोटा सारी बातें बता ही दी हैं, बस इसको आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, ज्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस अपने शब्दों में ही इसको लिखना है। और आराम से अगर आप 20-20 शब्द तीनों पे लिख देंगे तो 60 से 60 शब्द हो ही जाएगा। और इसको आप बढ़ा करके भी थोड़ा, जैसे कि दार्शनिक आयाम को थोड़ा बढ़ा करके लिख सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं, कथानकों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जिससे आराम से 60 से 80 शब्दों में ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पर, कि उन अवरोधों को स्पष्ट करें जिसकी वजह से अल बिरूनी को समझने में बाधा उत्पन्न हुई। तो उन अवरोधों को स्पष्ट करें जिसकी वजह से अल बिरूनी को समझने में बाधा उत्पन्न हुई। अब दोस्तों यहां पर इसको आप कैसे लिखेंगे, अब हो गया उत्तर संख्या 24, उत्तर संख्या 24। देखो और उत्तर संख्या 24 की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अल बिरूनी का जो असली नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद। तो जो अल बिरूनी थी, अल बिरूनी का नाम जो था वो अबू रेहान मोहम्मद था, और ये फरगना का रहने वाला था। हालांकि जब फरगना पर, जब उज्बेकिस्तान पर अटैक किया, जो रहने वाला हालांकि उज्बेकिस्तान का था, और जब उज्बेकिस्तान पर महमूद गजनवी ने इस पर अटैक किया तो महमूद गजनवी ने उज्बेकिस्तान को जीत लिया, और ये महमूद गजनवी के साथ गजनी आ गया। और अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ गजनी आ गया। गजनी जो है भाई ध्यान रखिएगा कि वो अफगानिस्तान में है।
अफगानिस्तान आया और महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान भारत आया और उसने किताबुल हिंद, जिसको तहकीके हिंद भी कहते हैं, तहकीके हिंद की रचना की, जो अरबी भाषा में। जो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की वो अरबी भाषा में है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे पहले जो अल बिरूनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। तो अब यहां पर दोस्तों देखो कि अल बिरूनी को किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। अल बिरूनी को किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली जो दिक्कत थी दोस्तों वो थी भाषा की दिक्कत, भाषाई अवरोध। क्योंकि भारत में जो थी वो संस्कृत थी, संस्कृत को समझना और पढ़ना कठिन कार्य था। संस्कृत को पढ़ना और समझना कठिन कार्य था। दूसरा जो था वो था कि धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर, धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर हुआ करता था। और धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर की मैं बात करूं तो जिसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिमों में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में गलतफहमी बनी, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों में गलतफहमी बनी, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों में गलतफहमी बनी। तीसरा जो सबसे बड़ा था कि भारतीय समाज की संकुचित प्रवृत्ति, भारतीय समाज की संकुचित प्रवृत्ति। और इसमें था कि जो भारतीय विद्वान ये अपना ज्ञान विदेशियों से बांटने में असहज थे। तो भारतीय विद्वान अपना ज्ञान विदेशियों से बांटने में असहज थे। तो भारतीय विद्वान अपना ज्ञान जो है वो विदेशियों से बांटने में असहज थे।
और अंत में दोस्तों अगर आप देखोगे, अंत में आप देखोगे कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है और पूर्वाग्रह है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था और पूर्वाग्रह है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था और पूर्वाग्रह ने जो जो अवरोधों में वृद्धि की। तो जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है और जो पूर्वाग्रह था हिंदुओं का मुस्लिमों को लेकर के, उसने जो अवरोधों में वृद्धि कर दी। तो जिसने अवरोधों में वृद्धि कर दी, इसकी वजह से अल बरूनी को अवरोधों का सामना करना पड़ा। यहां तक भाई बात सबको क्लियर है? चलो भाई, तो यहां तक दोस्तों उम्मीद करता हूं बात सबको समझ में आ गई होगी। बस इन्हीं 4 पॉइंटर्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। 20-20 वर्ड में भी करिएगा तो 80 वर्ड आराम से हो जाएगा। चलो भाई, अगले प्रश्न पर दोस्तों आते हैं कि 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक औसत किसान की स्थिति क्या थी। तो 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत के एक औसत किसान की स्थिति क्या थी। तो अब बात करते हैं कि 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत के औसत किसान। तो 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत का औसत किसान, जो उत्तर संख्या है 25। कि 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत के औसत किसान की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। तो 17वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के औसत किसानों की स्थिति असुरक्षित और दयनीय थी। असुरक्षित और दयनीय थी। तो 17वीं शताब्दी में जो उत्तरी भारत के जो औसत किसान थे, उनकी जो स्थिति थी वो असुरक्षित और दयनीय थी। भाई क्यों थी असुरक्षित और दयनीय, उस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका दोस्तों कारण क्या था, सबसे पहले भाई इसका कारण ही देख लो, और कारण उतने ही देने हैं जिसमें आपका 60 से 80 शब्द हो जाए। पहला जो दोस्तों कारण था कि जो उत्तरी भारत के जो किसान थे वो ज्यादातर गांव में रहते थे और कृषि पर ही उनका जीवन आधारित था। तो जो उत्तरी भारत के किसान थे, उत्तरी भारत के किसान अधिकतर गांव में रहते थे और कृषि पर ही उनका जीवन आधारित था, और कृषि पर ही उनका जीवन भी आधारित था। तो इस वजह से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। ठीक है। दूसरा था कि किसानों के उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा जमींदार और राज्य द्वारा लगान के रूप में
ले लिया जाता था, जिससे उनके स्वयं के उपभोग के लिए, जिससे उनके स्वयं के उपयोग के लिए अनाज कम बचता था। तो उनके स्वयं के उपयोग के लिए भाई अनाज भी कम बचता था, जो कि ज्यादातर जमींदार और राज्य लगान के रूप में ले लेते थे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि भाई किसानों को युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि का सामना करना पड़ता था। और उस समय दोस्तों आप देखोगे कि बहुत ज्यादा सिंचाई के साधन भी मौजूद नहीं थे, इस वजह से फसल खराब हो जाती थी। लड़ाई जब भी होती थी, युद्ध होता था, तो जो सामने की जो सेना होती थी, जो दुश्मन सेना होती थी, वो किसानों के खेतों को और फसलों को नुकसान पहुंचा देती थी। तो इससे भी उनकी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था। इसके अलावा आप देखोगे कि जमींदारों द्वारा किसानों से जबरदस्ती अतिरिक्त कर और बलात् श्रम लिया जाता था, जिससे बलात् श्रम लिया जाता था, जिससे उनकी जो परिस्थिति और भी दयनीय हो गई, जिसकी वजह से उनकी स्थिति यानी किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। तो किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। तो ये सबसे बड़े कारण थे 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत के आम किसानों की। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गया? इसके बाद दोस्तों चलिए अब आते हैं उत्तर संख्या 26 पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर संख्या 26 की। और उत्तर संख्या 26 में क्या है कि बंगाल में 18वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई नीति की चर्चा करें। तो बंगाल में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई नीति पर चर्चा करें। 18वीं शताब्दी में बंगाल में पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई नीति। तो 18वीं शताब्दी में उत्तर संख्या 26 अगर देखें, उत्तर संख्या 26 कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में पहाड़ियों के प्रति अपनाई गई ब्रिटिश नीति की चर्चा करना है। तो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में
बंगाल में ब्रिटिश के द्वारा पहाड़ियों पहाड़ियों पर पहाड़ियों पहाड़ियों जो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश द्वारा पहाड़ियों के प्रति या ब्रिटिश द्वारा पहाड़ियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई गई। पहाड़ियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई गई। सबसे पहला दोस्तों कि उन लोगों को देखा गया कि इसके जो कारण थे कि किस कारण से, तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो पहाड़ियों को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जो कि लॉलेस थे, ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया जो कि कानून को नहीं मानते थे। तो उनको ऐसे लोग माना जाता था कि ये जो पहाड़ियों जो हैं, पहाड़ी जो लोग हैं, पहाड़ियों को अराजक अराजक माना जाता था। पहाड़ियों को अराजक माना जाता था, यानी जो नियम कानून को नहीं मानते थे, और इनके विरुद्ध सैन्य दमनात्मक कार्यवाही की गई, और इनके विरुद्ध सैन्य दमनात्मक कार्यवाही की गई, सैन्य दमनात्मक कार्यवाही की गई। साथ ही साथ दोस्तों देखा गया, देखोगे तो वनों को काट दिया गया, वनों या आप लिख सकते हैं जंगलों को काटा गया, वनों या जंगलों को काटा गया ताकि उनकी ताकि उनके आवागमन को अवरुद्ध किया जा सके, आवागमन को अवरुद्ध किया जा सके, और स्थायी कृषि को प्रमुखता दी गई, और स्थायी कृषि को प्रमुखता दी गई, और साथ ही साथ स्थायी कृषि को प्रमुखता दी गई। ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दामने को की नीति अपनाई गई, दामने को की नीति अपनाई गई, जिसमें उन्हें मतलब पहाड़ियों को जमीन देकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई, संतुष्ट करने की भाई कोशिश तो की गई, जिससे उनके पारंपरिक जीविकोपार्जन
पारंपरिक जीविकोपार्जन और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर पड़ा। तो जिससे उनके पारंपरिक जीविकोपार्जन और स्वतंत्रता पर प्रतिकूल असर पड़ा। बस यही दोस्तों, इसमें देखो मैंने वही सारे पॉइंटर्स हाईलाइट किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन पॉइंटर्स को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो जो आपका परीक्षक है वो आपको अच्छे अंक देगा। बस इसी को थोड़ा थोड़ा अपने शब्दों में हाईलाइट करना है। तो मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए हैं, बस इसी को आपको अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलना है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 27। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 के दो भाग हैं, 27A और 27B। 27A है कि अफवाहों और भविष्यवाणियों ने 1857 के विद्रोह के दौरान लोगों को उठ खड़ा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन में अफवाहों और इसके विश्वासों के कारण की जांच करें। तो अफवाहों और भविष्यवाणियों ने 1857 के विद्रोह को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखो यहां पर आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27A की। तो अब यहां पर उत्तर हो गया 27A, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने। ठीक है, चलो अफवाहों और भविष्यवाणियों की बात करते हैं। अब देखो, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 में के विद्रोह में लोगों को जोड़ने की। तो अफवाहों और भविष्यवाणियों ने अफवाहों और भविष्यवाणियों ने 1857 के विद्रोह में भारतीय लोगों को जोड़ने और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखो भाई, अफवाह क्या था और भविष्यवाणी क्या थी। सबसे पहले अब अफवाह क्या थे। तो देखो भाई, दो मेजर अफवाह थी। ठीक है, दो सबसे बड़ी अफवाह थी। पहली अफवाह थी दोस्तों की जो इनफील्ड राइफल में कारतूस यानी कारतूस
भरने से पूर्व कारतूस के ढक्कन को, कारतूस के ढक्कन को मुंह से काटना पड़ता था। और अफवाह ये थी कि जो कारतूस का ढक्कन है, और जो कारतूस का ढक्कन था, का जो ढक्कन था वो बना था गाय और सूअर की चर्बी से। गाय और सूअर की चर्बी से। ये आपका एक अफवाह थी कि जो कारतूस का ढक्कन है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। तो कहते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण सिपाही से एक निचली जाति के खलासी ने पानी के लिए लोटा मांगा, तो सीधा सीधा उस ब्राह्मण सिपाही ने कहा कि देखो भाई, लोटा नहीं देंगे, नहीं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहा उस खलासी ने कि भाई अब तो ठीक है, अभी जो नया राइफल आ रहा है उसको प्रयोग करोगे तो वैसे ही तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाना है। तो ये एक बड़ी अफवाह मानी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो दूसरी अफवाह थी वो थी कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की चर्बी हड्डी का चूरा, गाय और सूअर की हड्डी का चूरा मिला दिया है। तो जैसे ये भारतीय लोगों तक ये खबर पहुंची, उन्होंने कहा कि कोई भी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गेहूं आता है, गेहूं का आटा आता है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। और गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की हड्डी का जो चूरा है, ये मिला दिया गया है। गाय और सूअर की हड्डी का चूरा मिला दिया गया। यहां तक भाई बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलो, ये तो दोस्तों बात हो गई अफवाह की। और भविष्यवाणी क्या थी? भविष्यवाणी जो थी भाई, वो था कि ब्रिटिश सरकार के शासन का अंत प्लासी की लड़ाई के 100 वर्षों के बाद हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई के 100 वर्षों के बाद ब्रिटिश सरकार के शासन का अंत हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी। और आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी है कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो हुई थी 23 जून 1757 को। तो भाई सीधी सीधी बात है, 1857 में ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश शासन का हो जाएगा अंत। तब हो जाएगा ब्रिटिश शासन का अंत। तो ये भी भविष्यवाणी थी कि भाई ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। हालांकि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, तो नवाब
जो था बंगाल का सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। और उसका जो कमांडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और इसका जो परिणाम रहता है वो बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला हार जाता है और युद्ध में मारा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी गद्दारी की थी वो सिराजुद्दौला का जो मीर बख्शी था, यानी जो सेनापति था वो था मीर जाफर, उसी ने। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई। तो ये तो दोस्तों सबसे बड़ी अफवाह और भविष्यवाणी थी जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। वो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका 27B। 27B कहता है कि अवध में पीड़ाओं की एक श्रृंखला ने राजकुमारों, किसानों और सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ 1857, राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हाथ मिलाने को जोड़ा। तीन कारण देकर कथन की जांच करें। तो यहां 3 कारण देकर के कथन की जांच करनी है। अब देखो आते हैं उत्तर संख्या 27B पर। उत्तर है 27B। उत्तर संख्या है 27B। अब यहां पर दोस्तों देखोगे कि खास करके जो अवध में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों की श्रृंखला ने अवध की जनता को विद्रोह करने पर मजबूर किया। कि अवध की जनता को विद्रोह करने पर मजबूर किया ब्रिटिश सरकार की ज्यादतियों ने, या आप इसको कह लो ब्रिटिश सरकार की एट्रोसिटीज ने। सबसे पहला दोस्तों इसका जो कारण था, 3 कारण देने हैं हमें, 3 कारण देने हैं। तो इसका जो आप देखोगे कि जो पहला कारण हुआ था कि अवध को 1856 में प्रशासनिक कुव्यवस्था के आरोप लगाकर प्रशासनिक कुव्यवस्था के आरोप लगाकर नवाब जो अवध के नवाब थे, और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ कर कलकत्ता भेज दिया गया। अपदस्थ कर दिया और इनको भेज दिया कलकत्ता। तो पहला कारण था जिसकी वजह से जो राजकीय परिवार हैं और जो दरबारी सामंत हैं, जिसकी वजह से जो राजकीय परिवार, राजकुमार और शाही दरबारी जो थे वो असंतुष्ट हो गए। दूसरा कारण जो था कि ब्रिटिश सरकार ने तालुकदारों को अपनी जमीन से हटा दिया। तालुकदारों को
अपनी जमीन से हटा दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी जमीन से ताल्लुकदारों को हटा दिया। अब चूंकि ताल्लुकदारों को हटा दिया दोस्तों, इसी की वजह से जो स्थानीय नौकरशाही थी और जो किसान थे वो असंतुष्ट हो गए। इस वजह से स्थानीय लोग और किसान हो गए असंतुष्ट। स्थानीय लोग और किसान हो गए असंतुष्ट। तीसरा जो कारण था दोस्तों, वो कारण था कि ब्रिटिश सेना में अधिकांश जो सिपाही थे वो थे अवध के। तो ब्रिटिश सेना में जो अधिकांश सिपाही थे भाई वो अवध के थे, और अवध के छीने जाने से उन्हें लगा कि उन्होंने अपना राज्य खो दिया, और अवध के हस्तांतरण से उन्हें लगा कि उनसे उनकी मातृभूमि छीन ली गई। अब उनको लगा कि भाई अब तो हमारा मातृभूमि ही हमसे छीन लिया गया, यानी हमारा होमलैंड ही हमसे छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो विद्रोह में शामिल हो गए, जिसकी वजह से वे विद्रोह में शामिल हो गए। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने उन कारणों को, 3 कारण लिखा था, 3 कारण को किया कि किस वजह से जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई जातियों की वजह से जो अवध की जनता है वो विद्रोह में शामिल हो गई। तो यहां तक भाई सबको समझ आ गया। तो यहां पर मैंने आपके साथ दोस्तों जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिसका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देना था, उसकी फॉर्मेटिंग बताई। बस आपको करना क्या है कि इसको अपने शब्दों में लिखना है, बस अपने शब्दों में लिखना है, यही इतना आपको करना है। क्योंकि मैं सारी चीजें लिख करके बता दूंगा तो फिर आप अपने से थोड़ी भी मेहनत नहीं करेंगे। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी है कि भाई किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। तो किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको जो क्वेश्चन नंबर 22A से लेकर के जो 27B तक का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को फॉर्मेट करके दिखा दिया है कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। मैंने आपको सारे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। यहां तक भाई बात सबको क्लियर है? तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहां तक सबको क्लियर है तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। यहां तक सबको बात समझ आ गई? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।